भारत में श्रमिक आंदोलन। भारत में श्रमिक तथा मजदूर आंदोलनों का विकास भारतीय इतिहास में एक आधुनिक परिघटना है। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की जड़ें भारत में मजबूत होने के साथ ही देश में एक नए श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इसके प्रमुख कारण थे भारतीय घरेलू एवं कुटीर उद्योगों के क्रमबद्ध विनाश की ब्रिटिश नीति, कृषि के विकास के प्रति सरकार का उदासीन रुख तथा भारी लगान वसूली एवं क्रूर जमींदारी व्यवस्था, जिसके कारण कृषि अधिशेष के बजाय अलाभकारी व्यवसाय बनकर रह गया था। परिणामतः रोजगार के परंपरागत अवसर सिमटते जा रहे थे और मजदूरी ही भारत की गरीब मेहनतकश जनता के लिए आजीविका अर्जन का एकमात्र विकल्प रह गया था। नील, कॉफी, चाय के बागानों, कपड़ा मिलों, माल ढुलाई, सड़क निर्माण आदि क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूरों की मांग उभरी। अतः भारी संख्या में आजीविका के संकट से त्रस्त ग्रामीण आबादी ने शहरों की ओर रुख किया। शहरों में सस्ता श्रम उपलब्ध होने लगा। इससे मजदूरों के उत्पीड़न एवं शोषण को बढ़ावा मिला। सरकारी कर्मचारियों ने अनुबंध खेती, बंधुआ मजदूरी आदि का सहारा लेकर गरीब मजदूरों का मनमाना शोषण किया। भारतीय मजदूरों को न्यूनतम वेतन एवं अमानवीय दशाओं में कार्य करने को विवश किया गया। भारत में मजदूर आंदोलन का जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ। अतः कहा जा सकता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का जन्म ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी उत्पीड़क नीतियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया का प्रतिफल था। दो विध्वंसक विश्व युद्धों, विश्व भर में कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की अवधारणा का प्रचार तथा साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव आदि कई वैश्विक घटनाओं एवं परिस्थितियों ने भी देश में श्रमिक आंदोलन के उभार में योगदान किया। भारत में आधुनिक ब्रिटिश उद्योगों का विकास। भारत प्राचीन काल से ही एक औद्योगिक देश था, किंतु इन उद्योगों का स्वरूप एवं प्रकृति आधुनिक उद्योगों से काफी अलग थी। ये उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग ही थे, जिनमें निर्मित वस्तुओं की विश्व भर में भारी मांग थी। यूरोपीय व्यापारी ऊंची कीमतें देकर भारत से तैयार औद्योगिक माल ले जाने के लिए भारत आते थे, किंतु 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने संपूर्ण परिदृश्य को बदल कर रख दिया। ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय उद्योगों को समाप्त करने के प्रयास किए। भारतीय कुटीर उद्योग धंधे लुप्त प्राय हो गए तथा भारत केवल कच्चे माल का उत्पादक तथा ब्रिटेन में तैयार औद्योगिक माल का उपभोक्ता बनकर रह गया। भारत में आधुनिक उद्योग धंधों की नींव 1850 से 1870 ईस्वी के मध्य पड़ी, किंतु ये उद्योग सिर्फ इस मायने में भारतीय थे कि इनकी स्थापना भारतीय धरती पर हुई, अन्यथा ये पूरी तरह अंग्रेजों द्वारा औपनिवेशिक लाभ के लिए स्थापित ब्रिटिश उद्योग थे। इन उद्योगों के सहयोगी ढांचे के रूप में ही रेलवे, कोयला उद्योग आदि की स्थापना भारत में की गई। 1850 ईस्वी के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में बड़े पैमाने पर ब्रिटिश पूंजी निवेश की शुरुआत हुई। भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश की विभिन्न मदें थीं। रेलवे, चाय, कॉफी, रबर के बाग, कोयला खाने, सिंचाई परियोजनाएं, जूट कारखाने, बैंकिंग व्यवस्था आदि। इन सब में रेलवे भारत में पूंजी निवेश की सबसे बड़ी मद थी। भारत में भाप इंजन चालित रेल व्यवस्था तथा रेल लाइनें बिछाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1831 में मद्रास प्रेसिडेंसी से आया। रोलैंड सेकडॉनाल्ड स्टीफेंसन का भारत में रेल लाइन बिछाने की योजना में प्रमुख योगदान था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से थाणे के मध्य प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई। यह भारत में रेलवे निर्माण की योजना को अमल में लाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। कालांतर में लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारत में रेलवे का सर्वाधिक विस्तार हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में रेल सेवा का प्रारंभ देश में ब्रिटिश औद्योगिक विकास की सबसे प्रमुख पहल थी। शायद इसीलिए प्रख्यात विचारक कार्ल मार्क्स ने रेल लाइन के निर्माण को भारत में आधुनिक विकास का अग्रदूत कहा है। भारत में रेल लाइन के विकास का मुख्य उद्देश्य था भारत के भीतरी भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाना तथा ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बंदरगाहों से लाकर देश के बाजारों तक पहुंचाना। 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाए जाने के साथ ही देश में संचार साधनों में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो गया। रेल लाइन बिछाने, भाप इंजनों के लिए कोयला खनन आदि में श्रमिकों की आवश्यकता थी। अतः रेलवे उद्योग व सहायक संबद्ध उद्योगों के साथ ही भारत में एक सशक्त श्रमिक वर्ग का उदय प्रारंभ हुआ। अर्थात रेलवे के विकास का काल भारत में श्रमिक वर्ग के उभार का आरंभिक चरण था।
रेलवे के विकास के साथ ही भारत में विविध उद्योग भी ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा लगाए गए। 1853 ईस्वी में बंबई में कावसजी नाना भाई के प्रयासों से देश में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई। 1855 ईस्वी में रिशरा नामक स्थान पर कलकत्ता बंगाल में प्रथम पटसन मिल की स्थापना की गई। 1873 ईस्वी में झरिया बिहार में पहला आधुनिक लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। इसी प्रकार विविध आधुनिक उद्योगों की स्थापना ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा की गई, जिनमें भारतीय मजदूरों को नियोजित किया गया। भारतीय मजदूरों को कम पारिश्रमिक, लंबे कार्य के घंटे, मिलों का अस्वस्थ वातावरण, दुर्घटनाओं का जोखिम आदि के कारण व्यापक शारीरिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता था। महिलाओं तथा बच्चों से भी अमानवीय दशाओं में अत्यंत कम वेतन पर दिन में 8 से 12 घंटों तक अनवरत काम लिया जाता था। इसके अतिरिक्त इन मजदूरों को आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन का अधिकार नहीं था। इन्हें शोषक औपनिवेशिक नियोक्ताओं का दुर्व्यवहार भी झेलना पड़ता था। उद्योगपतियों के उत्पीड़क रवैये को साम्राज्यवादी राजनीतिक व्यवस्था का खुला समर्थन प्राप्त था। भारतीय मजदूरों के हितों की ही नहीं, मानवाधिकारों की भी ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा घोर उपेक्षा की जा रही थी। इसके बावजूद इन्हें ब्रिटिश सरकार का खुला समर्थन प्राप्त था। इस कारण भारतीय श्रमिक आंदोलन में एक विशिष्टता आ गई। वह यह कि भारतीय श्रमिक आंदोलन अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का ही एक अंग बन गया। अतः हम पाते हैं कि श्रमिकों के हित की बात करने वाले समूहों में कांग्रेसी एवं राष्ट्रवादी नेताओं की प्रमुख भूमिका थी। कामगारों के हित में किए गए आरंभिक प्रयास। भारतीय कामगारों के शोषण एवं उत्पीड़न के प्रति विभिन्न भारतीय समाज सेवकों ने संवेदनशीलता दिखाई। श्रमिकों की दशा में सुधार हेतु प्रारंभिक प्रयत्न कुछ समाजसेवी व्यक्तियों द्वारा निजी स्तर पर किए गए। इस संदर्भ में 3 भारतीयों का विशेष योगदान रहा। ये थे नंबर 1 शशिपद बनर्जी, नंबर 2 सोराबजी शपूरजी बंगाली तथा नंबर 3 नारायण मेघाजी लोखंडे। शशिपद बनर्जी बंगाल के समाज सुधारक संगठन ब्रह्म समाज से संबद्ध थे। ये 12 नगर क्षेत्र कलकत्ता तथा 24 परगना बंगाल में ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन करते थे। इन्होंने मजदूरों को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1870 ईस्वी में मजदूरों के एक समूह या क्लब श्रमजीवी समिति की स्थापना की तथा इसके संदेशों के प्रचार हेतु भारत श्रमजीवी शीर्षक से एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया। यह मजदूरों को एकजुट एवं जागरूक करने की दिशा में किसी भारतीय का प्रथम प्रयास था। सोराबजी शपूरजी बंगाली प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मजदूरों की समस्या को विधायी स्तर तक ले जाने का प्रयास किया। शपूरजी बंगाली ने बंबई की विधान परिषद में 1878 ईस्वी में एक विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसमें मजदूरों के काम के घंटे सीमित करने का प्रावधान किया गया था। शपूरजी बंगाली को अपने प्रयास में सफलता नहीं मिल सकी थी। उन्हें इस मजदूर हितैषी प्रस्ताव पर समुचित समर्थन नहीं मिला। नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 ईस्वी में दीनबंधु नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का अंग्रेजी मराठी भाषा में प्रकाशन किया। पत्र में मजदूरों की दयनीय दशा एवं समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाया गया था। 1890 ईस्वी में लोखंडे ने बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन नामक संगठन का गठन किया। इसके माध्यम से श्री लोखंडे ने कारखानों में कार्य की दशा सुधारने की मांग रखते हुए विभिन्न प्रयास किए। लोखंडे द्वारा गठित बंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन देश में गठित पहला मजदूर संगठन था, यद्यपि यह सही मायनों में ट्रेड यूनियन या मजदूर संघ नहीं था। बाद के वर्षों में कई अन्य मजदूर संगठन अस्तित्व में आए। ये थे भारतीय रेल कर्मचारी एकीकृत सोसाइटी 1897 ईस्वी, कलकत्ता मुद्रक संघ 1905 ईस्वी, हितवर्धक सभा 1909 ईस्वी, सामाजिक सेवा संघ 1911 ईस्वी तथा डाक संघ बंबई 1907 ईस्वी आदि। ब्रिटिश सरकार के अधिनियम। भारतीय कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति सुधारने हेतु सरकारी दिशा निर्देशों की आवश्यकता सर्वप्रथम ब्रिटेन के लंकाशायर में कपड़ा कारखानों के मालिकों ने व्यक्त की। इसका कारण था कि लंकाशायर के उद्योगपतियों को यह आशंका थी कि सस्ता श्रम उपलब्ध होने के कारण कहीं भारतीय कपड़ा उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। अंततः 1878 ईस्वी में भारतीय कामगारों की दशा के अध्ययन हेतु ब्रिटिश सरकार ने पहली बार एक आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लागू किया। इस समय लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि ऐसे कारखाने जहां मजदूरों की संख्या 100 से अधिक हैं
में 7 वर्ष तक की आयु के बालकों को श्रमिक के रूप में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के कार्य के घंटे सीमित होने चाहिए तथा जोखिमपूर्ण मशीनों के चारों ओर बाड़ लगाने जैसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए। इसी प्रकार 1891 ईस्वी में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया गया। इस काल में लैंसडाउन भारत का गवर्नर जनरल था। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि स्त्रियों से अधिकतम 11 घंटे कार्य ही दिन भर में लिया जा सकता था, जिसमें 1.5 घंटे का मध्यावकाश भी शामिल था। एक अन्य प्रावधान के तहत अब न्यूनतम 9 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को ही कारखानों में काम पर लगाया जा सकता था। इसके पूर्व यह आयु सीमा 7 से 12 वर्ष की थी। 1881 एवं 1891 ईस्वी के इन श्रम कानूनों का भारतीय अखबारों एवं कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। G.S. आगरकर, जो कि एक राष्ट्रवादी नेता थे, का समाचार पत्र मराठा इन कानूनों का समर्थन करने वाला एकमात्र पत्र था। अन्य का मानना था कि भारतीय कामगारों की दशा में सुधार तो एक दिखावा है, वस्तुतः कारखाना अधिनियमों का उद्देश्य है ब्रिटिश उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, क्योंकि ब्रिटिश उत्पादकों को भारतीय उत्पादकों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही थी और उनके उत्पादों के लिए भारतीय बाजार सिकुड़ता जा रहा था। राष्ट्रवादी नेताओं का मानना था कि तीव्र औद्योगिकीकरण देश की गरीबी तथा अधोगति का एकमात्र उपचार है। अर्थात राष्ट्रवादी नेताओं ने भारतीय मालिकों के उद्योगों के लिए ऐसे कानूनों का विरोध किया, जबकि ब्रिटिश मालिकों द्वारा नियंत्रित कारखानों में श्रम कानूनों को लागू करने का समर्थन किया। पी आनंद चार्लू, जो कि 1891 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ने राष्ट्रवादी नेताओं के श्रम कानूनों के प्रति इस विरोधाभासी रुख का कारण स्पष्ट करते हुए कहा था, ब्रिटिश मालिकों के मामले में कांग्रेस के रुख में बदलाव इसलिए था कि यहाँ मालिक एवं नौकर एक ही देश के अभिन्न अंग नहीं थे। ब्रिटिश मालिकों द्वारा भारतीय श्रमिकों के साथ दासों की भांति व्यवहार किया जाता था, जबकि भारतीयों द्वारा नियंत्रित कारखानों में स्थिति भिन्न थी। श्रमिक वर्ग में राजनीतिक जागृति। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक भारत के श्रमिक वर्ग में अपने राजनीतिक हितों एवं अधिकारों के प्रति जागरूकता आ गई थी। मजदूर अपने सहकर्मियों को एक वर्ग के रूप में देखने लगे थे, एक ऐसा वर्ग जिसके सभी सदस्यों के हित और नियति आपस में जुड़े हुए थे तथा जो सामूहिक संघर्ष के रास्ते ही शोषण से मुक्त हो सकता था। 1890 ईस्वी के बाद में विभिन्न कारखानों में छोटी बड़ी कई हड़तालें हुई, जो मजदूरों में संगठनात्मक एकता की सूचक थीं। भारत में मजदूर वर्ग के किसी तबके की पहली संगठित हड़ताल ब्रिटिश स्वामित्व एवं प्रबंध वाली रेलों में हुई। 1899 ईस्वी में ग्रेट इंडिया पेनिनसुला GIP रेलवे में काम करने वाले श्रमिकों ने शोषण के विरुद्ध हड़ताल की थी। इनकी प्रमुख मांगें काम के घंटों में कटौती करना तथा सेवा शर्तों में नरमी लाने से संबंधित थीं। लोकमान्य तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा एवं केसरी पत्रों ने हड़ताल का दृढ़ता से समर्थन किया। अन्य राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भी ब्रिटिश मालिकों द्वारा नियंत्रित उपक्रम में हुई इस हड़ताल का खुलकर समर्थन किया। हड़ताल का समर्थन करने वाले प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे D.E. वाचा, फिरोज शाह मेहता तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के वरिष्ठ राष्ट्रवादी नेता थे। हड़ताल विदेशी मालिकों के खिलाफ थी, इसलिए कांग्रेसियों ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर देखा और प्रचारित किया। यह भारत में मजदूर वर्ग के एक संगठित शक्ति के रूप में उदय के प्रारंभिक वर्ष थे। इस समय भारतीय मजदूरों के लिए सबसे बड़ी समस्या थी करारबद्ध मजदूरी। इसके तहत ब्रिटिश मिल मालिक भारत में मजदूरों से कुछ शर्तों पर कार्य करने संबंधी एक करार या समझौते पर हस्ताक्षर करा लेते थे, जिसका उल्लंघन संभव नहीं था। इसके तहत बड़ी संख्या में भारतीय मजदूरों को अन्य देशों में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों में भेज दिया जाता था। लगभग 1830 ईस्वी से भारतीय करारबद्ध श्रमिकों को विदेशों में भेजा जाने लगा था। यह प्रथा अंततः 1922 ईस्वी में समाप्त हुई थी। करारबद्ध श्रमिकों का ब्रिटिश मालिकों द्वारा क्रूरतापूर्वक शारीरिक एवं मानसिक शोषण किया जाता था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में करारबद्ध श्रमिकों के मध्य ही पहली बार सार्वजनिक कार्य प्रारंभ किए थे। उन्होंने अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ का गठन भी किया था। देश के भीतर भी करारबद्ध मजदूरी की समस्या विद्यमान थी। ग्रामीण परिवेश से आए खेतिहर मजदूरों को देश के दूर दराज के
बागानों, मिलों आदि में कार्य करने के लिए भेजा जाता था। ये मजदूर अकुशल एवं असंगठित थे, इसीलिए देश में मजदूर आंदोलन का उदय अपेक्षाकृत देरी से हुआ।